नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक नए चैनल पर एक नए परिवार में मोस्ट वेलकम है। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए एक नया चैनल का शुरुआत हुआ जिसका नाम है टारगेट बोर्ड हिंदी एंड इंग्लिश। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि प्यारे बच्चों, अब आपका हिंदी और इंग्लिश का क्लास यानी कि आपका जो लैंग्वेज पेपर वाला क्लास है वह इसी नए चैनल पर होगा जिस पर अभी यह क्लास चल रहा है। तो हम सबसे पहले बिहार के लाखों बच्चों से यही अनुरोध करेंगे कि हमारे जितने भी भाई बंधु, हमारी जितनी भी बहनें इस चैनल को देख रही हैं, वो सब लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल टारगेट बोर्ड का एक नया सदस्य है। प्यारे बच्चों, अभी से लेकर के परीक्षा तक इंग्लिश और हिंदी का पूरा तैयारी इसी चैनल पर होने वाला है। इंग्लिश और हिंदी का पूरा तैयारी इसी चैनल पे होगा जिस चैनल पे अभी आप ये क्लास देख रहे हैं, यानी टारगेट बोर्ड हिंदी एंड इंग्लिश पर। तो प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल को उतना ही प्यार दें जितना कि आप लोग टारगेट बोर्ड 12th वाले चैनल को दिए थे। हम जानते हैं कि आज के इस लेक्चर को लाखों बच्चे देखेंगे, लाखों बच्चों के पास ये वीडियो जाएगा, लाखों बच्चों के पास ये क्लास जाएगा और बच्चे क्लास करेंगे, बच्चों को क्लास बहुत अच्छा भी लगेगा। लेकिन क्लास करने के साथ साथ हम आपसे एक स्पेशल अनुरोध करेंगे जो कि लगभग हम पूरे वर्ष नहीं करते हैं, कि क्लास के शुरुआत में ही हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि यह अपने टारगेट बोर्ड परिवार का एक नया चैनल है, इसे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो प्यारे बच्चे, आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और सपोर्ट के तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास चले, चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो प्यारे बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए प्यारे बच्चे, आज हम इस क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपके सामने एक जबरदस्त मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहेंगे। प्यारे बच्चों, आज ब्रह्मास्त्र का पहला क्लास है। अभी इससे पहले आप लोग फिजिक्स का क्लास कर रहे थे, फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र का क्लास अभी आप लोग जस्ट इससे पहले कर रहे थे और हजारों की संख्या में बच्चे वहां पे जुड़ करके क्लास कर रहे थे। आज प्यारे बच्चे, हिंदी का भी पहला क्लास है और हम चाहते हैं कि हिंदी के क्लास में भी बच्चों का एनर्जी डाउन ना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इससे पहले अगर आप फिजिक्स का क्लास कर लिए हैं तो आपका एनर्जी डाउन हो गया। अगर एग्जाम का 15 दिन मात्र और बचा है और 15 दिन पहले भी अगर आपका एनर्जी डाउन हो रहा है, तब तो फिर प्यारे बच्चों, एनर्जी बूस्टर लेने से भी आपका एनर्जी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा एनर्जी बूस्टर तो वही है कि सामने से हमें वो एग्जाम का डेट दिख रहा है। प्यारे बच्चों, एग्जाम आपके आगे आकर के खड़ा है, आपको उससे मुकाबला, आप पीछे हट रहे हैं तो फिर आपकी हार निश्चित है। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी हारे नहीं, बल्कि एग्जाम्स के सामने डट करके खड़े रहें। एग्जाम से प्यारे बच्चों हारना नहीं है, एग्जाम से आंखों में आंखें मिला करके कहना है कि भाई, मैं तुमसे नहीं डरता हूं, ठीक है ना, मैं तुमसे नहीं डरता हूं। प्यारे बच्चों, ध्यान से एकदम एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, मां का वो वचन कभी खाली नहीं जाना चाहिए कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, और मां तू सपने बड़े देखना, इसे पूरा करके दिखाऊंगा मैं। प्यारे बच्चों, हौसलों ने मंजिल से कहा, ध्यान से सुनिएगा, हौसलों ने मंजिल से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। हौसलों से मंजिल ने कहा कि तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने भी आंखें में आंखें डाल करके कहा कि धत पगली, इतनी तेरी औकात नहीं। तो प्यारे बच्चे, हम लोगों के पास इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि परीक्षा जैसे शब्द हमारे सामने कमजोर पड़ जाएंगे, परीक्षा जैसे शब्द हमारे सामने टिकेंगे नहीं। प्यारे बच्चों, जब आपका मेहनत लाजवाब हो ना, तो सफलता भी लाजवाब मिलेगी। प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम चाहेंगे, चूंकि ये अपना चैनल नया है, अभी तो सर्च में भी नहीं आता है कि बच्चे टारगेट बोर्ड हिंदी एंड इंग्लिश लिख करके सर्च करेंगे, तो इस चैनल को सिर्फ वही बच्चे देख पा रहे होंगे जिन बच्चों के पास लिंक गया होगा, जिन बच्चों के ग्रुप में लिंक गया होगा, वो बच्चे इस क्लास को देखेंगे, नहीं तो फिर नए बच्चे के पास ये चैनल सजेस्ट नहीं जाएगा। तो ऐसे में हम आप सभी लोगों से एक मदद भी चाहेंगे कि आज के इस क्लास को
बाकी प्रत्येक दिन प्यारे बच्चे हम आपको कहते हैं क्लास शेयर करने के लिए, आप लोग करते हैं नहीं करते हैं हमें पता नहीं, लेकिन आज के लिए आपसे स्पेशल अनुरोध करेंगे कि आज ब्रह्मास्त्र का पहला क्लास है और आज ब्रह्मास्त्र के पहले दिन पहले क्लास को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्यारे बच्चे आप लोग शेयर करना, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग इस क्लास को शेयर करना प्यारे बच्चों, क्योंकि आज आप लोग अगर इस क्लास को शेयर करेंगे ना तो हमें एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई हिम्मत मिलेगी, एक नई हौसला मिलेगा और प्यारे बच्चे इस चैनल पर क्लास लेने के लिए हम आगे भी मोटिवेटेड रहेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, अपने बड़े भाई को थोड़ा मोटिवेट करिएगा। आज प्यारे बच्चों नए चैनल पे आए हैं, हमें पता है कि अगर हम पुराने वाले चैनल पे अगर हम क्लास लेते तो 10,000 से अधिक बच्चे, 15,000 लगभग बच्चे आज हमारे इस क्लास को देखते, 15,000 बच्चे आज लगभग इस क्लास को देखते, लेकिन चूंकि ये चैनल नया है, बहुत सारे बच्चों की पहुंच से बाहर है और इसलिए आज हो सकता है कि क्लास में बच्चों की संख्या कम रहे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो आज इस चैनल को, इस क्लास को इतना अधिक शेयर करें कि अधिक से अधिक बच्चों के पास आज की इस क्लास की पहुंच बन जाए और बच्चे उतने ही संख्या में जुड़े जितना कि पहले जुड़ते थे। प्यारे बच्चों, इसलिए हम आपसे आज कह रहे हैं आप लोग क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए और जो भी बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग क्लास को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। जो भी बच्चे अगर अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये आज आप लोगों से हम कह रहे हैं। प्यारे बच्चों कहते हैं प्यारे बच्चों कि आंसू ना होती तो आंख इतनी खूबसूरत ना होती, कहते हैं कि आंसू ना होती तो आंख इतनी खूबसूरत ना होती और दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, अगर सिर्फ चाहने से ही सब कुछ केवल मिल जाता तो इस दुनिया में किसी को किसी चीज की कमी नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ चाहने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसके लिए मेहनत करना होगा, संघर्ष करना होगा, पीछे नहीं हटना होगा। प्यारे बच्चों, हम आपको आज ब्रह्मास्त्र का पहला क्लास लेने जा रहे हैं। ब्रह्मास्त्र का पहला क्लास आज आपके सामने आने जा रहा है और प्यारे बच्चों इस प्रकार से एक एक करके सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का जवाब बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बताना है, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है। हम लोग अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, ये रास्ता जहां तक जाता है वहां तक पहुंचेंगे और प्यारे बच्चों हमें लगता है कि ये रास्ता जाकर के खत्म कहां होगा। आज हम लोग लगभग प्यारे बच्चों कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, लगभग हम 200 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। उम्मीद यही है कि लगभग आज हम लोग 208 क्वेश्चन करेंगे बाबू, लगभग 208 क्वेश्चन आज हम लोग ब्रह्मास्त्र बैच के पहले क्लास में करेंगे। तो 208 क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए प्यारे बच्चे आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है ना। ये 208 क्वेश्चन में से अधिकांश क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शायद आपको पहले से जानकारी हो, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो शायद आपको पहले से पता हो कि भाई इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके बारे में आप पहले से शायद ना जानते हो। तो सारे क्वेश्चन आज हम लोग एक एक करके देखते चले जाएंगे, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन एक एक करके प्यारे बच्चे हम लोग देखते जाएंगे। तो चलिए, पहला नंबर प्यारे बच्चों, ये ब्रह्मास्त्र बैच का क्लास नंबर 1 है और कौन पढ़ा रहे हैं तो आपके प्यारे प्रिंस सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। नया चैनल पर सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। प्यारे बच्चों, नए चैनल पर नए क्लास में पहले क्लास में ब्रह्मास्त्र के पहले क्लास में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यही है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, ठीक है ना। जल्दी से इसका जवाब बता दीजिए और दिल से आप लोगों को हम सबसे पहले धन्यवाद भी देंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे कल से लेकर के आज तक लगभग 30-35 हजार बच्चे 24 घंटे के अंदर में इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। सिर्फ प्यारे बच्चों 24 घंटे के अंदर में सोच लीजिए 35,000 लगभग ऐसे बच्चे हैं जो 24 घंटे के अंदर में इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो प्यारे बच्चे, हम इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं कि भाई लगभग 34,000 बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो बताइए, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब बता दीजिए बाबू। तो जवाब क्या होगा, पहला का जवाब याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने। ध्यान रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने ही भट्ट जी को एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। तो पहला का कौन सा ऑप्शन, पहला का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है।
प्यारे बच्चों, अगर हम 200 क्वेश्चन का अगर एक एक क्वेश्चन का पोल कराएंगे ना तो बहुत समय लग जाएगा, तो इसलिए पोल मत करवाइए। पोल से ना थोड़ा समय बर्बाद होता है। अगर हम 200 क्वेश्चन का पोल करवाएंगे लगभग ये क्लास 4 घंटे का जाएगा। वही अगर बिना पोल के हम रिवीजन करेंगे तो ये क्लास 1.5 से 2 घंटे में समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, हम क्यों चाहेंगे कि अपना 2 घंटा एक्स्ट्रा समय दें? ठीक है ना। एग्जाम के टाइम में कम समय में जितना ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा ना। तो पोल से थोड़ा सा हट करके ऐसे ही आप लोग जवाब दीजिए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और सभी बच्चों से हम बार बार आज रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया आज आप लोग ना क्लास को शेयर जरूर कर देना। 7000 बच्चे जुड़े हैं और आप लोग तो देखते थे कि प्रत्येक दिन 12000 13000 बच्चे तो ऐसे जुड़े रहते थे, और आज कम से कम 15000 से अधिक बच्चे जुड़ने चाहिए थे, लेकिन 7000 यानी लगभग 50% बच्चे ही अभी तक जुड़े हैं। ठीक है ना। हमारे लिए ये डिमोटिवेशन का पल है, लेकिन फिर भी चूंकि नए चैनल पे हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए प्यारे बच्चे हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और बच्चे जुड़ेंगे। चलिए बताइए दूसरा नंबर क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। याद रखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, यानी कि दूसरा का बी नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो याद रखिएगा, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन बाल कृष्ण भट्ट किए थे। ठीक है ना। ये जो पत्रिका की बात हो रही है ना, ये कौन सा पत्रिका था? हिंदी प्रदीप। तो ध्यान रखिएगा, मासिक पत्रिका था। कौन सा पत्रिका? मासिक पत्रिका था। मासिक पत्रिका मतलब होता है जो पत्रिका महीने में एक बार निकलता है, उसी को प्यारे बच्चे मासिक पत्रिका कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आइए प्यारे बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब आरंभ किया था? बाल कृष्ण भट्ट जो हैं, आज व्याकरण का भी क्वेश्चन होगा, हिंदी प्लस व्याकरण, सुन लीजिए ध्यान से, शायद बताना भूल गए। आज हम लगभग 100 क्वेश्चन हिंदी के देखेंगे और प्यारे बच्चों व्याकरण के भी लगभग 100 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना। हिंदी के भी लगभग 100 क्वेश्चन देखेंगे और व्याकरण के भी लगभग 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो हिंदी और व्याकरण ये दोनों का लगभग 100 क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब शुरू किया था? तो याद रखिएगा, 1877 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना शुरू किया था। चलिए बाबू, 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा ये मतलब कौन सी रचना नहीं लिखा गया है? कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो प्यारे बच्चों आप जरा देखिए, जो पद्मावती है ये तो बाल कृष्ण भट्ट का रचना है, बेनी संगार भी है, लेकिन मेघदूत की बात किया जाए तो मेघदूत जो है वो कालिदास की रचना है, न कि बाल कृष्ण भट्ट का। तो क्वेश्चन यही ना कह रहा है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है? तो सी नंबर ऑप्शन नहीं है, 5वां का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास है जो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? जरा जवाब बताइए। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? तो कौन सा उपन्यास हो जाएगा? याद रखिएगा, कौन सा उपन्यास? तो यहां पे 4 ऑप्शन है जिसमें जवाब होगा 100 अजान एक सुजान। यह जो है ना बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा ही रचित है प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? जरा बताओ बाबू। 7वां नंबर क्वेश्चन, आपके परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ब्रह्मास्त्र बैच में हम जितना क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं, अगर उतना क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं तो हम 100% प्यारे बच्चों 100% गारंटी के साथ कहते हैं परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि हम कुछ छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है ना। जो क्वेश्चन आने वाला है, जो क्वेश्चन हमें छेड़ने वाला है, हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। जो परीक्षा में हमें छेड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन परीक्षा में हमें छेड़ने आएगा हम अभी ही उसको छोड़ेंगे नहीं। तो बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को कहते हैं नांदी पाठ, यानी 7वां का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने के लिए नहीं मिला था?
रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने के लिए नहीं मिला था? तो जवाब होगा 16 बरस तक। रॉबिन्सन क्रूसो को 16 बरस तक मनुष्य का मुख देखने के लिए भी नहीं मिला था। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बोलने से ही, प्यारे बच्चों, यह बात किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? यानी कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण और दोष का पता चल ही नहीं पाता है। यह बात किसने कहा था? यह बात बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन ने कहा कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष का पता नहीं चलता है। 10वां नंबर क्वेश्चन बताइए, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? यह किसने कहा था कि असल बातचीत तो सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है? तो यह एडिसन ने कहा था बाबू, ध्यान रखिएगा। एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत तो सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? अभी जस्ट हम आपको बताए हैं ना, इसी क्वेश्चन को बस उलट करके पूछा है। देखिए, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, ये एडिसन ने कहा था। इसी क्वेश्चन को उलट रहा है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में होती है? तो जवाब होगा 2 लोगों में। 11 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा बाबू। आगे बढ़ते हैं, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत अगर होता है तो मन किस प्रकार का हो जाता है? तो याद रखिएगा, अगर किसी से बातचीत कर लें तो मन जो है वो हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। तो बातचीत से मन एकदम हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। आइए प्यारे बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो अगर हमारे अंदर बोलने की शक्ति नहीं होती, अगर हमारे अंदर बोलने की शक्ति नहीं होती, अगर वाक शक्ति नहीं होती, तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। यानी कि 13 का बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, प्यारे बच्चे, आपको पता होगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। क्लियर यहां तक? हाँ, बताते जाइएगा आप लोग ऐसे ही। और कल आप लोगों का इस टाइम में, कल प्यारे बच्चों इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र का पहला क्लास होगा, ठीक है ना? इंग्लिश का कल ब्रह्मास्त्र का पहला क्लास होगा। एक दिन हमारा हिंदी, एक दिन दीपक सर का इंग्लिश, एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश, एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश। इस तरीके से करके हम लोग क्लास आगे कंटिन्यू करते रहेंगे और इंग्लिश और हिंदी की तैयारी बहुत बेहतरीन करा देंगे। तो बताओ भाई, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है? तो जवाब बताइएगा, यूरोप के लोगों में। आगे बता दीजिए, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट के बारे में याद रखिएगा। अगर प्यारे बच्चे काल पूछेगा कि किस काल के हैं, तो अगर काल पूछेगा तो बताइएगा आधुनिक काल। लेकिन अगर यहीं पर आपसे युग पूछ दे, बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि काल और युग में कोई अंतर नहीं है, जो काल है वही युग है, लेकिन बिल्कुल गलत है। अगर काल पूछेगा तो बताइएगा आधुनिक काल, लेकिन अगर युग पूछेगा तो क्या बताइएगा? भारतेंदु युग बताइएगा, ठीक है ना? बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो भारतेंदु युग के बड़े सफल, भारतेंदु युग के, ध्यान रखिएगा, भारतेंदु युग के एक कवि थे, रचनाकार थे, ध्यान रखना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? अगर हम आपसे पूछें कि बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? बताओ बाबू, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? 16 नंबर क्वेश्चन। तो जवाब क्या बताइएगा? बातचीत जो है वो क्या है? एक ललित निबंध है, यानी 16 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब आएगा। आगे बता दीजिए 17 नंबर, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के? जस्ट अभी बताए हैं ना कि अगर काल पूछेगा तो ये बताइएगा आधुनिक काल, लेकिन युग पूछेगा तो बता दीजिएगा भारतेंदु युग, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब आएगा। आगे बताइए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी 18 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अगर संवाद की बात करें, अगर बातचीत की बात करें, तो बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अगर किसी से अपनापन दिखता है तब ना बातचीत करते हैं, यानी कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। आत्मीयता होनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए, तब ना हम किसी से बतिया सकते हैं। तो 19 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है बाबू, बता सकते हैं आप लोग?
बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है? तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी में हुआ है। अगर एग्जैक्ट याद रखिएगा तो ध्यान रखिएगा 23 जून 1844, 23 जून 1844, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? बताओ बाबू, संयोगिता स्वयंवर, इसी चैप्टर में कभी एक रचना का नाम आया है संयोगिता स्वयंवर, और जवाब होगा श्रीनिवास दास की रचना है, यानी 21 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो देखो बाबू, नूतन ब्रह्मचारी तो बालकृष्ण भट्ट का है, 100 अजान 1 सुजान तो इनका ही उपन्यास है, सद्भाव का अभाव भी है। जवाब होगा परीक्षा गुरु, यानी कि परीक्षा गुरु जो है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, याद रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो ये चारों ऑप्शन में से प्यारे बच्चों आप 1 मिनट का भी जवाब ना लीजिए, 1 सेकंड का भी समय ना लीजिए और बताइए रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल किनकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। आगे बताइए, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? तो जवाब क्या होगा? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था। कब निकाला था? तो 1877 में निकाला था। ये सब कुछ आप लोगों को एकदम मौखिक याद होना चाहिए, मुजवानी। आगे बताओ बाबू, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 बरस के बाद किसके मुख से एक बात सुनी थी? रॉबिन्सन क्रूसो 16 बरस के बाद किसके मुख से एक बात सुने थे? तो जवाब क्या बताइएगा? रॉबिन्सन क्रूसो जो हैं वो फ्राइडे के मुख से 16 बरस के बाद एक बात सुने थे। 16 बरस तक तो उनको आदमी से दर्शन ही नहीं हुआ, लेकिन 16 बरस के बाद पहली बार वो ध्यान रखिएगा फ्राइडे के मुख से एक बात सुने। आगे बताइए, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार, तो ये तो एकदम आसान है। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। तो बउआ 26 का ना डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं कि असल में बातचीत करने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है, बातचीत की जो शैली है वो क्या होना चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। लहना सिंह किस पद पर था? बताइए तो लहना सिंह किस पद पर था? तो अगर लहना, अच्छा दूसरा नंबर चैप्टर ये हो गया ना, हाँ दूसरा नंबर चैप्टर उसने कहा था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लहना सिंह किस पद पर था? तो जमादार के पद पर था लहना सिंह, जमादार लहना सिंह ना। तो बउआ ध्यान रखिएगा सी नंबर ऑप्शन आपका एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? बताइए, लहना सिंह की जो मृत्यु हुई वो किसकी गोद में हुई थी? तो जवाब क्या बताइएगा? लहना सिंह की मृत्यु हुई बजीरा सिंह के गोद में। याद रहेगा बाबू? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? बजीरा सिंह के गोद में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पलूटन का विदूषक कौन था? अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, पलूटन का विदूषक। तो पलूटन का विदूषक है बजीरा सिंह, यानी कि सी नंबर ऑप्शन 30 का सही जवाब होगा। आगे बताइए, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम, तो याद रखिएगा सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम है बोधा सिंह। ठीक है ना बाबू? हजारा सिंह का लड़का कौन था? बोधा सिंह था, और दोनों फौज में ही था। हजारा सिंह और उनका बोधा लहना सिंह, ये सॉरी हजारा सिंह और उनका ये बेटा बोधा सिंह, दोनों फौज में ही था। आगे बता दीजिए, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किसके साथ हुआ था? तो जर्मनी के सिपाहियों के साथ हुआ था ना। तो बउआ 32 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? वही जो लप्टन का भेष बना करके सिपाही आया था ना, जो दुश्मन सिपाही लप्टन का भेष बना करके आया था, लप्टन साहब का, तो जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? तो लहना सिंह ने। जवाब होगा कि लप्टन साहब को किसने मारा था? लहना सिंह ने मारा था। मतलब जो डुप्लीकेट लप्टन का भेष बना करके आया था। आगे बताओ बाबू, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? क्वेश्चन कह रहा है सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर। तो सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर, तो याद रखिएगा 77 नंबर राइफल। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77 था, तो याद रखिएगा। आगे बता दीजिए, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है? लायलपुर में दी है। याद रखिएगा, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है? तो जवाब क्या होगा? लायलपुर में दी है। 35 का प्यारे बच्चों डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था? जवाब क्या होगा? जयपुर में हुआ था। ठीक है ना, जयपुर में हुआ था। ठीक है बाबू,
एक बच्चे कह रहे हैं कि सर वन शॉट लीजिए। क्या लिख रहे हैं भाई? सर हिंदी का वन शॉट लीजिएगा। सर भाई इससे बढ़िया वन शॉट नहीं होगा। अब तो हम आपको पूरा ब्रह्मास्त्र में ऑब्जेक्टिव, सुदर्शन में सब्जेक्टिव, अंतिम प्रयास में सब्जेक्टिव सब दे रहे हैं, तो अब इससे बढ़िया, इससे बढ़कर के वन शॉट ही है। लेकिन हाँ, बीच में अगर वैसा मौका होगा तो हम जरूर ले लेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ठीक है, आप लोग वन शॉट करते हो। आप लोगों से हम एक चीज पूछते हैं, अब आपके परीक्षा में मात्र 15 दिन का समय बचा है, ज्यादा तो है भी नहीं। अभी प्यारे बच्चे आप लोग एकदम दिल से बताइएगा, अभी एकदम झूठ मत बोलिएगा, परीक्षा के एकदम नजदीक आ गया है, अभी भी अगर झूठ बोलेंगे तो अपने आप को धोखा देंगे। एकदम ईमानदारी से बताइएगा, कितना देरी घर पर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप लोग? अगर घर पर बैठ करके सेल्फ स्टडी करने की बात हो तो अभी आप लोग कितना देर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? जरा एक बार बताइए तो एकदम ईमानदारी से बताओ तो बाबू, एक बार। कम से कम आपका सेल्फ स्टडी अभी 8 घंटे का होना चाहिए। कम से कम 8 घंटे का सेल्फ स्टडी तो होना ही चाहिए। 12th का एग्जाम देना है ना, तो 12th का एग्जाम देना है तो सेल्फ स्टडी प्लस क्लास मिलाकर के आपका पढ़ाई 12 घंटे से ऊपर का होना चाहिए। ठीक है ना? सेल्फ स्टडी प्लस क्लास, एकदम ध्यान से सुन लो बाबू, दो चीजों को आप लोग जोड़ लीजिए एकदम। एक तो प्यारे बच्चों सेल्फ स्टडी प्लस में क्लास, जो भी क्लास रहता है, ये दोनों मिलाकर के कम से कम अगर 12 आवर प्यारे बच्चे अगर आप लोग दे रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इससे कम दे रहे हैं तो समझिए कि आप अपनी तैयारी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एकदम स्पष्ट है, आप एकदम मान लीजिए कि हम अपनी तैयारी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि अब 15 दिन है, ये समय फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। उसके अलावा कि भाई कम से कम आप ये समझ करके चलिए कि 15 दिन के बाद फिर आप लोग फ्री हो जाएंगे, फिर आपका बोर्ड का टेंशन नहीं होगा, फिर आपको नौकरी का टेंशन होगा, जॉब का टेंशन होगा। तो जॉब कैसे मिलेगा? जॉब मिलेगा जब आपका बोर्ड स्ट्रांग होगा। तो भैया इसलिए कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा आप लोग पकड़ बना लीजिए। 10-15 दिन का और बात है, 10-15 दिन, 2 सप्ताह कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। ये 2 सप्ताह कम से कम दुनिया वालों से एकदम दूर अलग होकर के एकांत में जाकर के पढ़ाई करिए। गांव वालों को लगना चाहिए कि अरे भाई पिंटुआ को देखे नहीं है, अरे भाई चिंटुआ को देखे नहीं है, अरे भाई कौन है आनंद को देखे नहीं है, प्रियंका को देखे नहीं है 15 दिन से। ऐसा लगना चाहिए गांव वालों को, ठीक है ना? लगना चाहिए कि नजर ही नहीं पड़ रहा है कोई, क्या बात है। यहां तो पता चले कि भाई 15 दिन से पढ़ाई कर रहा था, जब रिजल्ट आएगा आपकी सफलता शोर मचाएगी। ठीक है ना? कि हम कहां थे ये आपकी सफलता बताएगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों जरूर पढ़िए। दूसरा चीज ये कि आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको डरा रहा है? आप लोग को तो आइडिया होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इसमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डरा रहा है? ऐसा लग रहा है कि ना सर जी बाकी तो सब में ठीक है, इस सब्जेक्ट में हमें डर अभी भी लग रहा है। कौन सा सब्जेक्ट है बता सकते हो आप लोग? हैं? केमिस्ट्री? अरे बाप रे बाप। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हम आपके दिल की बात जान लेते हैं? हमको पता था कि शायद आपका कमेंट केमिस्ट्री का आएगा, ठीक है ना? चलो, केमिस्ट्री में अभी भी आप लोगों की पकड़ थोड़ी ढीली है। केमिस्ट्री के अलावा जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं वो पॉलिटिकल साइंस लिख रहे हैं कि सर जी पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना? फिजिकल केमिस्ट्री, चलिए जी। केमिस्ट्री का क्लास हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 15 दिन लगवाएं, क्योंकि भाई केमिस्ट्री में आप लोगों का पकड़ और थोड़ा मजबूत बने, क्योंकि केमिस्ट्री को हमें थोड़ा और स्ट्रांग बनाना है बाबू, ठीक है ना? थोड़ा और स्ट्रांग बनाना है। चलिए कोई ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग, बात उस पर हम लोग करते रहेंगे। बताइए सुखमय जीवन किसकी रचना है? सभी बच्चे जल्दी जल्दी से बता दीजिए, सुखमय जीवन किसकी रचना है? आज थकिएगा मत, ये मत कहिएगा कोई कि रात हो गया, 10 बज गया, 11 बज गया। जब तक पढ़ाते हैं तब तक पढ़िए प्यारे बच्चों, ठीक है ना? यही तो एक समय मिलता है कि एकदम निश्चिंत होकर के पढ़ते हैं, ना कहीं बाहर का डर, ना दोस्तों का भाई ये मतलब ना दोस्तों का आने का कोई मतलब समय सीमा की, कोई दोस्त फोन कर दिया, ये कर दिया, वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं। रात का समय है, रात अपना होता है, दिन दूसरों का होता है, एक बात ध्यान रखिएगा। तो रात अपना है, रात भर पढ़िए, क्या दिक्कत है? तो कोई बच्चे ये मत कमेंट करिएगा कि सर टाइम हो गया, हम ये किसी बच्चे का कमेंट सुनेंगे भी नहीं आज। तो बताइए सुखमय जीवन किसकी रचना है? 37 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। 38 नंबर क्वेश्चन,
उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 38 नंबर क्वेश्चन बताइए। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो जवाब होगा उसने कहा था 1915 ईस्वी में यह कहानी प्रकाशित हुई है। आगे बताओ भाई, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म 39 नंबर क्वेश्चन। तो कछुआ धर्म किसकी कृति है? जवाब होगा कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। 39 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बता दीजिए, कह रहा है कि पुरानी हिंदी किसकी रचना है? 40 नंबर, पुरानी हिंदी। तो पुरानी हिंदी किसकी रचना है? ये भी प्यारे बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। 40 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा निबंध गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं है? कौन सा निबंध है जो गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं है? तो जवाब होगा मजदूरी और प्रेम। क्या जवाब होगा? मजदूरी और प्रेम। ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? 42 नंबर क्वेश्चन। कुड़माई, कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। ध्यान रखिएगा, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। 42 का ए ऑप्शन सही होगा बाबू। क्वेश्चन कह रहा है कि बोधा कौन था? तो बोधा सिंह के बारे में तो आपको पता है कि हजारा सिंह का बेटा बोधा सिंह था। तो बोधा सिंह कौन था? जवाब होगा हजारा सिंह का भाई नहीं, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था जिसका नाम था बोधा सिंह। आगे बताओ बाबू, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कह रहा है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो सुखमय जीवन तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, बुद्धू का कांटा भी है। उसने कहा था कफन जो है मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। आगे, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के रहने वाले थे? तो गुलेरी जी गुलेर गांव के रहने वाले थे। किस गांव के? गुलेर गांव के रहने वाले थे। ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिए, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था, तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो बउआ 46 का सी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो जवाब आएगा द्विवेदी युग के। 47 का ना ए ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताइए, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा हुआ है? तो याद रखिएगा 5 भागों में बटा हुआ है। 5 भागों में यह कहानी बटा हुआ है। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? कौन बच्चे बताएंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ? याद रखिएगा बाबू, 7 जुलाई 1883 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ है। कब? 7 जुलाई 1883। आगे बताइए, कह रहा है कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तेरी कुड़माई हो गई, इसका संबंध किस कहानी से है? तो जवाब याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी से इसका संबंध है। 50 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? किस कहानी को मील का पत्थर कहा जाता है? तो उसने कहा था कहानी को ही माना जाता है मील का पत्थर, यानी कि बउआ ए नंबर ऑप्शन सही जवाब आएगा। आगे बताइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सा है? तो जरा चारों को आप ध्यान से देखेंगे तो उसने कहा था, यह किसकी कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। आगे बताइए, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था ये कैसी कहानी है? तो उसने कहा था एक युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है, यानी कि जवाब होगा इनमें से सभी। 53 का डी ऑप्शन सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो जवाब क्या होगा? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये तीनों है, लेकिन हारे को हरि नाम, ये गुलेरी जी की रचना नहीं है। 54 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब आएगा बाबू। आगे बताइए, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो यह एक कर्म प्रधान कहानी है जिसमें लहना सिंह अपना कर्म करता है। लहना सिंह अपना कर्म करता है कि जिसको वचन दिया उस वचन को पूरा किया। ठीक है ना? तो लहना सिंह बस अपना कर्म करता है। ठीक है, आगे बताइए आप लोग, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक, तो प्यारे बच्चों उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह ना। तो 56 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बता दो बाबू, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो यह जो उसने कहा था कहानी है ना, ये 1915 की रचना है। 57 का ए नंबर ऑप्शन। आगे बता दीजिए, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? इस कहानी के कहानीकार कौन है? तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस कहानी के कहानीकार हैं।
अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है भाई? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। अगला नंबर क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर के मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो याद रखिएगा, खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह का अभिभावक बनकर के वो मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। आगे बताइए, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोड़े डाल? ये किसने कहा था? तो याद रखिएगा, यह कहने वाला हजारा सिंह था। ठीक है ना, सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोड़े डाल। अगला नंबर क्वेश्चन, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? 62 नंबर क्वेश्चन बताइए, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो जवाब होगा, उसने कहा था कहानी की पात्रा कौन है? सूबेदारनी। चलिए भाई, अगला नंबर क्वेश्चन, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह, तो वजीरा सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। आगे बताइए, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते हैं, यह किस पाठ का है? यह भी है उसने कहा था, यानी 64 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए बाबू, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? किस शहर का वर्णन किया गया है इस कहानी में? उसने कहा था कहानी में किस शहर का वर्णन है? तो याद रखिएगा, अमृतसर का वर्णन है। 65 का ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह के गांव का नाम बताइए। लहना सिंह के गांव का नाम, तो लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। 66 का बी ऑप्शन होगा बाबू। लहना सिंह के गांव का नाम याद रखिएगा, क्या था? मांझे। अगला क्वेश्चन बताइए, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? अच्छा, ये 3rd चैप्टर में हम लोग आए हैं और आज 3rd चैप्टर तक ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग व्याकरण में चलेंगे। बताइए, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? प्रभावती देवी थी। कौन थी बाबू? प्रभावती देवी, यानी कि 67 का सी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जरा जवाब बताइए। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी ये किसकी रचना है? जवाब होगा जयप्रकाश नारायण की रचना है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन बता दो बाबू, कह रहा है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। भारत रत्न की उपाधि इनको कब दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को ना 1998 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा, 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। चलिए बाबू, 71 नंबर क्वेश्चन बताइए, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी, 71 नंबर क्वेश्चन बताइए, तो उर्वशी किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, उर्वशी हमारे रामधारी सिंह दिनकर, जो हमारे बिहारी कवि है, देश के लिए राष्ट्र कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है उर्वशी। अगला क्वेश्चन बताइए, माटी की मूर्तें रचना किसकी है? ये रचना किसकी है? माटी की मूर्तें। तो माटी की मूर्तें ये प्यारे बच्चों कलम के सिपाही कहे जाने वाले कवि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। याद रहेगा ना, राम वृक्ष बेनीपुरी। 72 का बी ऑप्शन होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? रामधारी सिंह दिनकर किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वह साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी कि 73 का ए ऑप्शन होगा। साहित्यिक रचना के लिए वे प्रसिद्ध हैं। 74 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो याद रखिएगा, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को याद किया जाता है। किस नाम से बाबू? लोकनायक। लोकनायक होता है जयप्रकाश नारायण। अगला नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था? जो जयप्रकाश नारायण हैं उन्होंने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां दिया और कब दिया? बताइए। तो पटना में दिए थे। पटना में दिए थे ना, पटना के गांधी मैदान में। कब दिए थे? तो 5 जून 1974 को दिए थे। तो बउआ जयप्रकाश नारायण जो हैं वह पटना में, ध्यान रखिएगा, पटना में 5 जून 1974 को यह भाषण दिए। पटना में 5 जून 1974 को यह भाषण दिए थे। अगला नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बताइए। बचपन में तो इनको लोग बाउल कहते थे।
जयप्रकाश नारायण को बचपन में लोग क्या बुलाते थे? बाउल। यानी 76 का सी नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन बताइए, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। कब? 1974 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम, तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हरसु दयाल है। ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हरसु दयाल, याद रखिएगा। आगे बताइए, जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचित पाठ का नाम बताइए। कौन सा पाठ है जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचित किया गया? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचित किया गया पाठ है संपूर्ण क्रांति, जो कि जयप्रकाश नारायण का ही क्या है? भाषण है। ये संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, संपूर्ण क्रांति है क्या? 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति क्या है? तो 80 नंबर याद रखिएगा कि संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। 80 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? संपूर्ण क्रांति कौन किए? तो संपूर्ण क्रांति करने वाले कौन है? जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण ही है कि संपूर्ण क्रांति किए थे, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर बता दो बाबू, 82 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति पाठ में जो भाषण दिया गया ये किसका है? तो संपूर्ण क्रांति पाठ में जयप्रकाश नारायण का ही भाषण है। किनका भाषण है? जयप्रकाश नारायण, यानी कि 82 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था? तो बिहार में, सिताब दियारा में बाबू, ठीक है ना, ठीक है, सिताब दियारा, ध्यान रखिएगा, सिताब दियारा में। आगे 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1974 में जो छात्र आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने ही छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 85 नंबर क्वेश्चन बताइए, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई। कब? 1974 ईस्वी में। आगे बताइए, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? समाज सेवा के लिए ना जयप्रकाश नारायण को एक बड़ा महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला और उस पुरस्कार का नाम है मैगसेसे सम्मान, यानी 86 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, मैगसेसे सम्मान। अगला नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? मद्रास में किस मित्र के साथ रुके थे? तो याद रखिएगा ईश्वर अय्यर के यहां। जयप्रकाश नारायण ना मद्रास में अपने एक दोस्त के यहां रुके थे जिनका नाम था ईश्वर अय्यर। आगे बताइए, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा किसके हाथों में, मतलब देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो देश का भविष्य तो हमेशा नई पीढ़ी को कहा जाता है, तो देश का भविष्य जो है वो नई पीढ़ी के हाथों में है। 88 का बाबू बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? रामधारी सिंह दिनकर को आपको पता होगा कि रामनाथ जी गोइनका के यहां दिल का दौरा पड़ा था, ठीक है ना, रामनाथ जी गोइनका, और उनको फिर बिलिंगटन नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। तो दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा? जवाब याद रखिएगा रामनाथ जी गोइनका के घर पर। आगे बताओ बाबू, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा, तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया है, 90 का बी ऑप्शन होगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? जयप्रकाश नारायण बिहार विद्यापीठ में कौन सा परीक्षा दिए? तो ध्यान रखिएगा बिहार विद्यापीठ में वो आईएससी की परीक्षा दिए थे, ठीक है ना, आईएससी की परीक्षा दिए थे वो बिहार विद्यापीठ में। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुख से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? किसके मुख से यह बात सुना गया था? तो दीक्षित जी के मुंह से यह बात सुना गया था, डी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है ना, दीक्षित जी के मुंह से। अगला क्वेश्चन बताइए, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो जयप्रकाश नारायण हमेशा से ये बात बोले हैं कि अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता सबसे ठोस होती है, ठीक है ना बाबू, अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को वो ठोस मानते हैं। 93 का सी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे?
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनको वो भाई कहते थे। तो जयप्रकाश नारायण भाई किसको कहते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू जी को वो भाई कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? अभी न जाने कितने मीलों तक इस देश की जनता को जाना है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी देश की जनता को न जाने कितने मीलों दूर तक जाना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का निधन किस अस्पताल में हुआ? तो याद रखिएगा, बिलिंगटन नर्सिंग होम में, बिलिंगटन नर्सिंग होम में इनका मृत्यु हो गया था, निधन हो गया था। आगे, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल? चूंकि जयप्रकाश नारायण जी पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए थे और इसलिए इनको अमेरिका का दलाल कहा गया। किसका? अमेरिका का। आगे बता दो बाबू, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर कौन थे? वो डॉक्टर साहब कौन थे जो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखते थे? तो उस डॉक्टर साहब का नाम था डॉक्टर रहमान, यानी कि 98 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर रहमान। याद कुछ आ रहा है? अभी जो धुरंधर फिल्म निकला है तो उसमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रहमान डकैत, उसी के ऊपर तो पूरा ये फिल्म बना है धुरंधर। तो रहमान ही नाम था जयप्रकाश नारायण के डॉक्टर साहब का भी, ठीक है ना। अगला, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर के अमेरिका जाने का प्रेरणा मिला था? यानी कि जयप्रकाश नारायण किसका भाषण सुने थे तो उनको अमेरिका जाने का प्रेरणा मिला था? तो जवाब होगा स्वामी सत्यदेव का। किसका भाषण सुने थे बउआ? स्वामी सत्यदेव का भाषण सुने थे तो उनको अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक तो सदानंद जी थे। अगर पूछा जाए फ्री प्रेस के मालिक कौन थे तो जवाब बताइएगा सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक थे। अगला नंबर क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे तो प्यारे बच्चे उमा शंकर दीक्षित को कहा गया है ब्रेन ऑफ बॉम्बे। किनको? उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की? वही सेम क्वेश्चन रिपीट है, उल्टा करके बस पूछा है कि जयप्रकाश नारायण आईएससी की परीक्षा कहां से पास की है? तो जवाब होगा बिहार विद्यापीठ से। कहां से? बिहार विद्यापीठ से, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 103 नंबर क्वेश्चन बताओ दो बाबू, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो याद रखिएगा 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। कब? 1924, याद रहेगा। हाँ बाबू, 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 104 नंबर बताइए। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण क्या बने? मार्क्सवादी बने। 1924 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने। अगला क्वेश्चन बताइए, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक का नाम क्या है? मैला आंचल किसका पुस्तक है? मैला आंचल, ध्यान रखिएगा फणीश्वर नाथ रेणु का ही पुस्तक है मैला आंचल। 105 का डी ऑप्शन सही होगा। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की ही पुस्तक है बाबू। आगे बता दीजिए, 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? अभी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन अगर हम आपसे पूछे 1974 में कौन थे, जिस समय जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति भाषण दे रहे थे, तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर साहब। कौन थे भाई? अब्दुल गफूर साहब उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? लोकनायक बताओ बाबू, तो लोकनायक के नाम से किनको जानते हैं? सबको पता है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को ही क्या कहा जाता है? लोकनायक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? बताओ तो बाबू, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ है। तो जवाब होगा 11 अक्टूबर 1902। 108 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए। हाँ, अब प्यारे बच्चों देख लीजिए, 108 वो आपका किताब से संबंधित प्रश्न था जो कि समाप्त हो गया। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो व्याकरण वाले सेक्शन में आएंगे, लेकिन यहां पर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि 108 में से प्यारे बच्चों आप लोग कितना सही किए हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसा होगा जो आपको पहले से याद होगा, हम जानते हैं। हाँ बाबू, बहुत सारा प्रश्न आपको ऑलरेडी पहले से याद होगा। तो आप हमें बताइए 108 में आपका कितना सही हुआ और कितना गलती हुआ, बताइए तो एक बार जल्दी से।
बता दो बाबू, 108 में आपका कितना सही हुआ है और कितना गलती हुआ है? 108 में कितना सही किए हैं आप लोग? 90 प्लस 105, 104, 80 प्लस 95, 107, 3 गलती हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया है। अगर 100 प्लस हुआ होता तो हम उसको ज्यादा बढ़िया मानते, कम से कम 100 प्लस सही, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन गलत हुआ है ना, उससे भी आप लोग जरूर देख लीजिए, उसे भी आप लोग छोड़िए मत, गलत क्वेश्चन को तो और एकदम रपेट के पकड़िए, ठीक है ना। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो कि व्याकरण का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन जो कि व्याकरण का क्वेश्चन है, उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन के लिए बढ़ जाए, बढ़ जाए बाबू। चलिए बाबू व्याकरण में अब हम लोग कूदते हैं। व्याकरण का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा है कि भीड़ शब्द कौन संज्ञा है। जरा व्याकरण वाले क्वेश्चन को भी ना देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि व्याकरण से भी बहुत ज्यादा प्रश्न रहता है। तो जरा जवाब बताइए कि भीड़, प्यारे बच्चों भीड़ का अगर हम बात करें तो भीड़ जो है ना वो समूहवाचक संख्या में आएगा, क्योंकि जहां पर एक से अधिक का बोध हो, दो से अधिक का बोध हो, ढेर सारे लोगों का बोध हो, तो वो समूहवाचक संज्ञा में आता है। यानी कि 109 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? दक्षिण, सबसे पहले तो बात यह है कि दक्षिण है क्या है, तो एक दिशा का नाम है प्यारे बच्चों। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये आपको पता है दिशा होता है। तो भाई दक्षिण, चूंकि दिशा एक ही होता है ना, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो दक्षिण 2 को 4 को दक्षिण नहीं है, एक को दक्षिण है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक में आएगा। 110 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हाँ बाबू, 110 का जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब एकदम सही है। 110 का जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन सही बता रहे हैं, उनका जवाब एकदम सही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिक्कत आ रहा है? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? वाराणसी, वाराणसी मतलब होता है बनारस। तो प्यारे बच्चों आप लोग नहीं बता सकते हैं कि बनारस शब्द कौन संज्ञा है? बनारस उत्तर प्रदेश में, बनारस बहुत बढ़िया जगह है। तो प्यारे बच्चों क्या बनारस 4-5 गो तो नहीं है, बनारस है तो एक गो है। तो जब बनारस एक ही गो है तो वो किस में आएगा? वो भी तो व्यक्तिवाचक में ही आ जाएगा ना। बनारस किस में आएगा? तो जवाब याद रखिएगा कि बनारस भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो जवाब होगा 111 का ए नंबर ऑप्शन। आगे बताइए, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसको द्रव्यवाचक कहते हैं बउआ। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे अब आप लोग बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कृपणता शब्द कौन संज्ञा है? क्वेश्चन कह रहा है कृपणता शब्द कौन संज्ञा है? बताओ तो बाबू जल्दी से, कृपणता शब्द कौन संज्ञा है? 113 नंबर बता दीजिए। तो जवाब क्या होगा? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है, कोई बेईमान है, तो ये सब ना भाववाचक संज्ञा में आता है। तो 13 का क्या हो जाएगा? भाववाचक, यानी कि 113 का बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, आगे बता भाई थोड़ा छींक आ रहा है, थोड़ा रुक जाओ हमें।
चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन, भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है? भारत, चूंकि भारत एक ही गो है, ठीक है ना, पूरे दुनिया में अगर घूमिएगा तो भारत एगो है, तो जब भारत एगो है तो यह व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, हम आपको पहले बता चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि जो दुनिया में स्पेशल हो, ध्यान से एकदम सुन लीजिए, एकदम शॉर्टकट में, जो दुनिया में स्पेशल हो, स्पेशल कौन होता है? व्यक्ति, ठीक है ना, बोलते हैं ना एकदम तू स्पेशल आदमी है यार, मतलब दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तो अगर कोई भी चीज दुनिया में स्पेशल हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक कहेंगे, व्यक्तिवाचक कहेंगे, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कह देंगे? व्यक्तिवाचक। तो यहां पर बाबू भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष चूंकि दुनिया में स्पेशल है, दुनिया में 5-7 को भारतवर्ष नहीं है, भारतवर्ष एक ही को है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। आगे बताइए, कवि शब्द कौन संज्ञा है? 115 नंबर, कवि, बताओ बाबू। तो कवि जो है ना, ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। अगला क्वेश्चन, झुंड शब्द कौन संज्ञा है? बताओ बाबू, 116 नंबर, झुंड। तो झुंड, झुंड के झुंड आदमी आ रहा है, जैसे बोलते हैं ना, तो झुंड में बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, ऐसी संज्ञा जिसके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए, ऐसी संज्ञा जिनके खंड सार्थक हो, मतलब अगर खंड को अलग अलग भी कर दिया जाए तो एकदम सार्थक बने। तो प्यारे बच्चों, जैसे मान लिया जाए कि हम बोलते हैं पाठशाला, तो पाठ मतलब होता है जहां पढ़ा जाता है, और शाला मतलब होता है प्यारे बच्चों घर। तो ध्यान रखिएगा, दोनों को अगर अलग अलग भी कर देंगे तो शब्द एकदम सार्थक होगा। तो जो संज्ञाएं जिनके शब्द सार्थक हो उसको क्या कहते हैं? यौगिक कहा जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, मंडली शब्द में कौन संज्ञा है? मंडली, क्योंकि मंडली में बहुत सारे लोग होते हैं तो वो समूहवाचक संज्ञा में आएगा। 118 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा बाबू। आगे बढ़ते हैं, 118 के बाद 119वां नंबर कह रहा है, सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? अब चूंकि सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो सप्ताह का नाम है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें सप्ताह का नाम, सप्ताह का नाम, ठीक है ना, फिर हम बात करें महीना का नाम, महीना का नाम जैसे हिंदी चाहे अंग्रेजी कोई भी महीना हो गया, जैसे जनवरी फरवरी हो गया, जेठ आषाढ़ हो गया, इस प्रकार से कोई भी महीना, तो वो प्यारे बच्चों किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। 119 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कलम शब्द कौन संज्ञा है? अब हम बोल रहे हैं कलम। अब कलम कहने का मतलब कोई स्पेशल कलम तो नहीं, ठीक है ना, जैसे अगर हम दुकान में जाएं और ये बोल दें कि हमको एक कलम दे दीजिए, तो हम कोई स्पेशल कलम थोड़े ना मांग रहे हैं, जितना कलम है उस सब में से कोई एक कलम दे दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? कलम शब्द कौन संज्ञा है? तो ये हो जाएगा जातिवाचक, मतलब दुनिया में जितना भी कलम है सबका बोध करा रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन आता है? यह कौन सा सर्वनाम है? कौन आता है यह कौन सा सर्वनाम है? तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन आता है। अगला क्वेश्चन बताइए, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, अगर हम बोल रहे हैं कि यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, तो प्यारे बच्चों यह एकदम निश्चित हम बोल रहे हैं कि यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, कौन आ रहा है? यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? प्यारे बच्चों हम कह रहे हैं कौन आ रहा है, यह कंफर्म नहीं है कि कौन आ रहा है, लेकिन हम सवाल तो पूछ रहे हैं, और जब सवाल पूछ रहे हैं तो यह प्रश्नवाचक में जाएगा। कौन आ रहा है ये किस में जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ खा लो, ये पता नहीं है कि क्या खा लो, मम्मी बोलती है कुछ खा लो बेटा, तो कुछ खा लो मतलब कुछ भी खा लो, ठीक है ना, तो कुछ भी खा लो ये अनिश्चय है। अगर बोलते मम्मी दाल भात खा लो, मतलब ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता कि भाई दाल भात खाने के लिए बोल रही है, लेकिन कह रही है कुछ खा लो, मतलब कुछ खा लो, चूड़ा दही खा लो, भुंजा खा लो, दाल भात खा लो, रोटी सब्जी खा लो, पापड़ खा लो, कुछ भी खा लो, ठीक है ना, तो ये अनिश्चयवाचक में आएगा। अगला है, भारत का राष्ट्रपति कौन है? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। अगर हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तब ये बात करते हैं ना प्यारे बच्चे, कौन है, ये प्रश्नवाचक लगा हुआ है, तो भारत का राष्ट्रपति कौन है, ये जवाब क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 125 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बताइए, मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं, अगर अपने आप के बारे में बोला जाए प्यारे बच्चों मैं, तो आप लोगों को पता होगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये सब के बारे में तो आपको पता ही होगा, तो मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? जल्दी से आप लोग बताइए।
जैसे बोलते हैं ना कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो ये प्यारे बच्चों निजवाचक में आएगा। मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? निज। मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, तो अपने बारे में बोल रहा हूं, तो ये निजवाचक हो जाएगा यहां पर बाबू 126 का ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। मैं, हाँ देखिए क्वेश्चन आ गया ना, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा, ये मैं आप ही चला जाऊंगा या अपने आप चला जाऊंगा, ये प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा निजवाचक क्या है? सर्वनाम है। आगे बता दीजिए। आलस्य शब्द का विशेषण, आलस्य, तो आलस्य का विशेषण क्या होता है? आलस्य का विशेषण प्यारे बच्चों आलसी होता है। 128 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? पुराण, तो पुराण का विशेषण, तो याद रखिएगा पुराण का विशेषण होता है पौराणिक। क्या होता है? पुराण का विशेषण होता है पौराणिक, याद रखना बाबू। आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा का विशेषण क्या होगा? 130वां नंबर क्वेश्चन बताइए। ग्राम सभा का विशेषण, तो ग्राम सभा, जरा ध्यान से सुनिएगा, सॉरी ये ग्राम सभा नहीं है, सिर्फ ग्राम है। ग्राम शब्द का विशेषण, ग्राम, ग्राम में रहते हैं, तो ग्राम में रहने वाले को क्या बोलते हैं? ग्रामीण बोलते हैं। तो ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होगा। 130 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? बताओ बाबू। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो नया क्या है? देखो बाबू विशेषण नया है, ठीक है ना। अब माल के जगह पे कुछ भी हो सकता है। मान लिया जाए कि किताब, कॉपी, कलम, कोई आटा, गेहूं, चावल, कुछ भी, कोई भी चीज को माल कहते हैं। तो भाई यह नया माल है, तो ये माल का विशेषण कौन बता रहा है? नया, यानी कि ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। इसी में रहेगा। यह पुराना माल है, तो वहां पर विशेषण पुराना हो जाएगा। आगे बताइए। आदर शब्द का विशेषण क्या होगा? 132 नंबर। आदर शब्द का विशेषण, तो आदर का विशेषण होता है आदरणीय। क्या होता है? आदर शब्द का विशेषण आदरणीय होता है। 132 का ना सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। करने वाले को क्या बोलते हैं? सैब बोलते हैं। तो शिव का उपासक सैब कहलाता है, तो शिव का विशेषण भी सैब होगा। चलिए बाबू अगला नंबर क्वेश्चन। इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? इतिहास, जो बीत गया उसको इतिहास कहते हैं, तो इतिहास को कहते हैं ऐतिहासिक। तो इतिहास का विशेषण क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक, यानी 134 का ना डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए। लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? लोक, 135 नंबर। तो लोक शब्द का विशेषण, तो लोक का होता है लौकिक। 135 का ए ऑप्शन ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिए। समाज का विशेषण क्या होगा? 136 नंबर। समाज का विशेषण, तो समाज का विशेषण होता है सामाजिक। 136 का बउआ बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बताइए। आत्मा का विशेषण क्या है जी? 137 नंबर क्वेश्चन बताइए। आत्मा का, तो आत्मा का विशेषण होता है आत्मीय। ध्यान रखिएगा बाबू, 137 का बी ऑप्शन होगा। आत्मा का विशेषण आत्मीय होता है। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। भारत का विशेषण क्या होगा? 138 नंबर। भारत का विशेषण, तो भारत का विशेषण भारतीय होता है। भारत का विशेषण भारतीय, बोलते हैं ना हम भारतीय हैं, ठीक है, तो भारतीय हो जाएगा। आगे। स्वर्ण का विशेषण, तो स्वर्ण का होता है स्वर्णिम। स्वर्ण का क्या होता है? स्वर्णिम। तो याद रखिएगा स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम। आगे बताइए। जगत का विशेषण, जगत, तो बउआ जगत का होता है जागतिक। क्या होता है? सी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा, जगत का जागतिक। अगला क्वेश्चन है। दिन का विशेषण क्या होगा? दिन का विशेषण, तो दिन का विशेषण होता है दैनिक। 141 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अंकुर का विशेषण क्या होगा? 142 नंबर क्वेश्चन बता दो भाई। अंकुर का विशेषण, तो अंकुर का विशेषण होता है अंकुरित। बाबूआ ध्यान रखिएगा, 142 का सी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कुटुंब शब्द का विशेषण बताइए। कुटुंब का, तो कुटुंब का क्या होता है? कौटुंबिक होता है। कुटुंब का कौटुंबिक। जैसे हम बोलते सुंदर, तो सुंदर का विशेषण सुंदरता, ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा। देशी शब्द का विशेषण क्या होगा? देशी, तो देशी का होता है देशीय, ठीक है ना, देशीय। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कृपा शब्द का विशेषण क्या होगा? कृपा, तो कृपा का होता है कृपालु। तो बउआ 45 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़े। अब अगला नंबर क्वेश्चन। चलिए, जगत का जागतिक होता है, ठीक है।
हाँ बताइए, चरित्र का विशेषण क्या होगा? चरित्र का विशेषण प्यारे बच्चों, आज संज्ञा वाला क्वेश्चन देख लिए, सर्वनाम वाला क्वेश्चन देख लिए, अब हम लोग विशेषण में घुस गए हैं तो विशेषण वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। अब इसके आगे और भी देखिए क्या आता है, और उधर हम लोग पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर गद्य खंड में देख लिए। तो इतना आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। अभी आगे देखिए और क्या क्या रिवीजन होता है। चरित्र का विशेषण क्या होगा? चरित्र का होता है चारित्रिक। क्या होता है बाबू? चारित्रिक, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, सब धन कौन सा विशेषण है? सब धन, तो सब धन परिमाण बोधक विशेषण है। 147 का ना बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बता दीजिए मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? मामा, तो अगर कोई मामा का बेटा है तो उसको क्या बोलते हैं? ममेरा। मामा का बेटा है तो उसको क्या बोलते हैं? ममेरा। तो मामा का विशेषण क्या हो जाएगा? ममेरा हो जाएगा। 148 का ए ऑप्शन ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, विकास शब्द का विशेषण, तो बोलते हैं ना विकास हुआ है, मतलब उसको अगर विशेषण में करें तो विकसित हुआ है, तो विकास का विशेषण क्या होगा? विकसित। ध्यान रखिएगा, जैसे बोलते हैं ना भारत विकसित हो रहा है, यानी कि भारत में विकास हो रहा है, तो भाई विकास का विकसित, याद रखिएगा। आगे बता दो बाबू, कह रहा है कि पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प। पुष्प मतलब होता है फूल, पुष्प का होता है पुष्पित, तो याद रखिएगा बाबू पुष्प का पुष्पित, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? राष्ट्र, तो राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएगा? राष्ट्र का विशेषण होगा राष्ट्रीय। राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय। 151 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है? बताओ बाबू। तो एक तो हम वहां पर नया देख रहे थे, यहां पर पुराना देख रहे हैं, तो चाहे नया हो चाहे पुराना हो, ये दोनों क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? बताओ बाबू, पर्वत शब्द का विशेषण, तो पर्वत का विशेषण होता है पर्वतीय, यानी 153 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, प्रथम शब्द का विशेषण क्या है? प्रथम। 154 नंबर बताइए, प्रथम शब्द का विशेषण, तो प्रथम शब्द का विशेषण, प्रथम का प्राथमिक, प्रथम का क्या हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा। आगे बता दीजिए, निज शब्द का विशेषण क्या है? निज, तो बोलते हैं ना निज, यह मेरा निजी जमीन, ये बोलते हैं ना यह मेरा निजी जमीन है, यह मेरा निजी संपत्ति है, तो निज का विशेषण निजी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, निज का निजी, यानी 155 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे, वह भला आदमी है, इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है? वह भला आदमी है, इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है? तो वह भला आदमी है, इस वाक्य में भला जो है वह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, यानी कि प्यारे बच्चों डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? रंग, तो रंग का विशेषण क्या होगा? रंग, बोलते हैं ना अरे एकदम रंगीला है, तो रंग का रंगीला, सी नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चों एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला बताइए, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? चलिए, संज्ञा देख लिए, सर्वनाम देख लिए, विशेषण देख लिए, अब आ गए हैं हम लोग कारक में, ठीक है ना? तो बताइए कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 गो भेद होते हैं। 8 भेद कितने बच्चों को याद है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे अजी, तो ये सब जानते होंगे। तो कारक के 8 भेद होते हैं बाबू, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है? क्वेश्चन कह रहा है कि तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है? तो यह किस कारक का उदाहरण है? ध्यान रखिएगा, करण कारक का। अगला क्वेश्चन बताइए, बिल्ली छत से कूद पड़ी। अब बिल्ली का जुदाई हो गया छत से, बिल्ली छत से अलग हो गया, और जहां पर अलग होने का बोध हो उसको अपादान कारक कहते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तुम छत से कूदते हो, वह ऊपर से नीचे गिर गया, बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो ये सब प्यारे बच्चों ना, जहां पर भी से आ जाए लेकिन से में जुदाई का बोध हो, अलग होने का बोध हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपादान कारक। आगे बताइए, यह कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है?
यह कलम से लिखता है, यह प्यारे बच्चों करण कारक का उदाहरण है। यह कलम से लिखता है, करण कारक है। अगला नंबर क्वेश्चन, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, किस कारक का उदाहरण है? साधुओं की संगति से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण कारक हो जाएगा ना, से जो है वो करण कारक में आता है। आगे बता दीजिए भाई, हे भगवान, अब हे हो अरे अजी ये सब संबोधन में आता है, तो है हे भगवान, तो अभी जस्ट बताए हे हो अरे अजी ये सब संबोधन कारक में आता है, तो 163 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बाबू, यहां तक याद हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया। आगे बताइए, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद बता दीजिए। यशोदा, तो यशोदा का संधि विच्छेद होता है यशः जोड़ दा। क्या होता है बाबू? यशः जोड़ दा से बनता है यशोदा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भाई। संसार शब्द का संधि विच्छेद, तो संसार का होता है सम जोड़ सार। क्या होता है बाबू? सम में हलंत लगता है, सम जोड़ सार से बनता है संसार। आगे बताइए, पवन शब्द का संधि विच्छेद, तो पवन का होता है पो जोड़ अन्न। पवन का होता है पो जोड़ अन्न, तो पो जोड़ अन्न से क्या बनेगा? पवन बन जाएगा। आगे बता दीजिए, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्योग का, तो उद्योग का संधि विच्छेद होगा उत जोड़ योग। उत जोड़ योग से बनता है उद्योग। आगे बताइए, संधि के कितने भेद हैं? 168 नंबर बता दीजिए। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के कुल 3 भेद हैं, याद रखिएगा। आगे बताइए, संबत का संधि विच्छेद बताइए। 169 नंबर, संबत, तो संबत सम जोड़ वत से होता है संबत, सम जोड़ वत से संबत। आगे बता दो भाई, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 170 नंबर क्वेश्चन। सुक्ति, तो सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद सु जोड़ उक्ति होता है, ध्यान रखिएगा, सु जोड़ उक्ति से बनता है सुक्ति। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? तो बहुआ स्वर्ण, ये स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, तो 3 भेद होते हैं। 171 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बताइए, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 172 नंबर क्वेश्चन। हिमालय, तो हिमालय का संधि विच्छेद हिम जोड़ आलय होता है। 172 का ए ऑप्शन ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिए, विद्यालय का संधि विच्छेद, विद्यालय, तो विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या जोड़ आलय, तो बउआ ध्यान रखिएगा, विद्या जोड़ आलय से बनता है विद्यालय। ठीक है ना, देव जोड़ आलय देवालय, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? नयन, तो ने जोड़ अन से बनता है नयन। ये सब कुछ शब्द ऐसे हैं ना जो कि लगभग प्रत्येक वर्ष परीक्षा में पूछा ही जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चय का संधि विच्छेद, तो निह जोड़ चय से होता है निश्चय। 175 का ए ऑप्शन याद रखिएगा। आगे बता दो बाबू, उद्घाटन का संधि विच्छेद बताइए। उद्घाटन, तो उद्घाटन का होता है उत जोड़ घाटन, सी ऑप्शन। उद्घाटन का उत जोड़ घाटन, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगन्नाथ, तो जगत जोड़ नाथ से बनता है जगन्नाथ। 177 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? वार्तालाप का, तो वार्तालाप वार्ता जोड़ आलाप से बनता है वार्तालाप। ठीक है ना। आगे बाबू, नायक, ये नायक का संधि विच्छेद, तो नय जोड़ अक से होगा नायक, नय जोड़ अक से नायक। अगला बताइए, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? प्यारे बच्चों बताइए, अन्वेषण, अन्वेषण का होता है अनु जोड़ एसन। क्या होता है? अनु जोड़ एसन, अनु जोड़ एसन से बनता है अन्वेषण। आगे बताइए भाई, निश्चल का संधि विच्छेद, निह जोड़ चल से निश्चल, निह जोड़ चल, निह जोड़ चल। चलिए भाई आगे बता दीजिए, उद्गम, उद्गम का संधि विच्छेद उत जोड़ गम, उद्गम का संधि विच्छेद क्या होता है? उत जोड़ गम। तो 182 का ना बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसको एकदम प्रैक्टिस करिएगा, बार बार याद करिएगा, रटने का चीज नहीं है, कोई नियम कानून नहीं, बस ऐसे याद करिए, सब याद हो जाएगा। आगे बताओ बाबू, दुर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? दुह जोड़ गा, दुह जोड़ गा से बनता है दुर्ग, एक बात याद रखिएगा। आगे बता दीजिए, पयोद का संधि विच्छेद क्या होगा? पयह जोड़ दा, पयह जोड़ दा, हाँ पयह जोड़ दा से पयोद बनता है, पयह जोड़ दा से पयोद बनता है। आगे बताइए, तृष्णा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा, तृष्णा, त्रिस जोड़ ना, स में हलंत लगेगा ताकि आधा स बन जाए।
यथेष्ट का संधि विच्छेद, तो यथेष्ट यथा जोड़ इष्ट से, सॉरी यथा जोड़ इष्ट, यथा जोड़ इष्ट, यथा जोड़ इष्ट बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, यथा जोड़ इष्ट से यथेष्ट। 186 का ना सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर बताइए, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल तो बउआ निह जोड़ छल से होता है निश्चल। 187 का डी ऑप्शन, निश्चल का निह जोड़ छल, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिक का संधि विच्छेद बताइए, 188 नंबर। नाभिक तो नाभिक का क्या होगा? 9 जोड़ इक से होगा नाभिक, 9 जोड़ इक से होगा नाभिक। आगे बताइए, उस श्रृंखल का संधि विच्छेद क्या होगा? 189 नंबर। उस श्रृंखल तो उत्त जोड़ श्रृंखल से बनता है उच्च श्रृंखल, तो बउआ बी नंबर ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, उद्धृत का संधि विच्छेद, उत्त जोड़ धृत से बनता है, उत्त जोड़ धृत, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उत्त जोड़ धृत से बनता है उद्धृत। आगे बताइए, उन्नति का संधि विच्छेद, उत्त जोड़ नत्ती, उत्त जोड़ नत्ती, उत्त जोड़ नत्ती से बनेगा उत, ये क्या? उन्नति। आगे बता दीजिए, उल्लेख का संधि विच्छेद, उल्लेख तो उत्त जोड़ लेख, जिस प्रकार से उत्त जोड़ नत्ती उन्नति, तो उत्त जोड़ लेख उल्लेख, तो उत्त जोड़ लेख उल्लेख हो जाएगा। आगे बताइए, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ जोड़ अक से बनता है पावक, पौ जोड़ अक यानी डी ऑप्शन, पौ जोड़ अक से पावक, ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिए भाई, भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? भावुक तो बउआ भौ जोड़ उक से बनता है भावुक, भौ जोड़ उक। 194 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर, नदीस का संधि विच्छेद क्या होगा? नदीस तो नदी जोड़ इस से बनता है नदीस, नदी जोड़ इस, तो 195 का ना बी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यर्थ का तो वी जोड़ अर्थ से बनेगा व्यर्थ, व्यर्थ का संधि विच्छेद बी जोड़ अर्थ, तो वी जोड़ अर्थ से व्यर्थ बनेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम जोड़ तोष, क्या बनेगा बाबू? सम जोड़ तोष से बनेगा संतोष, ध्यान रखिएगा। आगे, दुर्जय का संधि विच्छेद क्या होगा? दुर्जय का संधि विच्छेद तो दुर्जय का संधि विच्छेद दुह जोड़ जय, दुह जोड़ जय से दुर्जय। आगे बता दीजिए, संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा? संस्कृत तो सम जोड़ कृत संस्कृत बनेगा, 199 का बी ऑप्शन, सम जोड़ कृत संस्कृत बनेगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उद्योगपति का संधि विच्छेद है प्यारे बच्चों, उद्योगपति तो उद्योगपति उधा जोड़ गति, अच्छा उधोगति है, सॉरी उद्योगपति नहीं है, मिस्टेक हो गया, उधोगति है, तो उधोगति उधोगति सॉरी उधोगति भी नहीं है, अधोगति है। सोचो भाई, तीसरा बार में सही, अधोगति है, तो अधोगति है तो आधा जोड़ गति, हम ऑप्शन देख रहे हैं भाई, उधो जो कहीं है ये नहीं है, आधा जोड़ गति है, तो आधा जोड़ गति है, तो बी ऑप्शन सही होगा। तो प्यारे बच्चे, कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चन आप लोगों के साथ आज डील हुआ। ये 200 क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोगों का 200 में से ये 200 क्वेश्चन सही होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और आज प्यारे बच्चे हम आप लोगों को क्या क्या पढ़ाए हैं? सबसे पहला चैप्टर हम आप लोगों को क्या पढ़ाए? जो आपका सबसे पहला नंबर चैप्टर था बातचीत, तो आज हम लोग ब्रह्मास्त्र बैच में बातचीत खत्म कर लिए। दूसरा नंबर प्यारे बच्चों आते हैं उसने कहा था, उसने कहा था, तो हम लोग उसने कहा था खत्म कर लिए। और तीसरा नंबर संपूर्ण क्रांति, तीसरा नंबर संपूर्ण क्रांति। तो प्यारे बच्चे, ये 3 चैप्टर हम लोग आज किताब में खत्म किए हैं, ठीक है ना। अब अगर हम व्याकरण में आ जाएं, तो व्याकरण में हम लोग क्या खत्म किए? सबसे पहले तो आज हम लोग संज्ञा खत्म किए हैं, ये संज्ञा खत्म हो गया आज। और क्या, और किसका क्वेश्चन बताए हम? सर्वनाम, तो सर्वनाम खत्म कर लिए हैं। और किसका किए हैं बउआ? तो संज्ञा सर्वनाम के बाद हम लोग विशेषण किए हैं, तो विशेषण भी आज कंप्लीट करा दिए हैं। फिर उसके बाद हम कारक का भी क्वेश्चन आज आपको बता दिए, तो कारक भी कंप्लीट करा दिए। और फिर प्यारे बच्चे हम आप लोगों को संधि विच्छेद भी करवा दिए, हम आप लोगों को संधि विच्छेद भी करवा दिए। तो कुल मिलाकर के 5 चैप्टर इधर और किताब का 3 चैप्टर, यानी कि 9 चैप्टर, 5 3 8 चैप्टर आज हम आपका कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है ना। तो आज प्यारे बच्चों 8 चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। कल हम इसमें भी आगे बढ़ेंगे और इसमें भी आगे बढ़ेंगे, और तब प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोगों का ये भी समाप्त हो जाएगा। क्लियर है बाबू? तो बताइए, ब्रह्मास्त्र बैच का सबसे पहला क्लास आपको कैसा लगा? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए।
ब्रह्मास्त्र बैच का सबसे पहला क्लास आपको कैसा लगा, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बताओ बाबू, ब्रह्मास्त्र बैच का सबसे पहला क्लास आपको कैसा लगा? ब्रह्मास्त्र बैच का सबसे पहला क्लास आपको कैसा लगा, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों कि आप लोगों ने पहली क्लास को इतना पसंद किया, मजा आ गया। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं मजा आ गया सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यारे बच्चों आज के बाद से लगातार आपका क्लास चलते रहेगा। अब कल हमारा क्लास नहीं होगा, अब कल होगा दीपक सर का क्लास। ठीक है ना, कल दीपक सर का क्लास होगा। एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश, एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश, ऐसे कर करके आप लोग का क्लास होते रहेगा। तो कल दीपक सर का होगा, फिर परसों हमारा होगा। तो परसों जब हमारा होगा तो इसमें भी हम आगे बढ़ेंगे और फिर इसमें भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग अब कल के लिए प्यारे बच्चों तैयार रहिएगा। तो मिलते हैं अब कल वाली क्लास में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा करके पढ़िए, एकदम परीक्षा के साथ तबड़तोड़ फायरिंग करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।